नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमने अहमदाबाद से यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है प्रतिष्ठित कवयित्री और साहित्यकार डॉक्टर प्रणव भारती को। थोड़ी देर में जो आज की हमारी रचनाकार अतिथि हैं उनको हम इस मंच के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद हम विधिवत रूप से आज का ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले हम अहमदाबाद से जोड़ते हैं इस मंच के साथ डॉक्टर प्रणव भारती को। डॉक्टर साहब, प्रणाम करता हूं, नमस्कार। आप अपना माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। जी जी हाँ जी, जी, बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम आपको। नमस्कार सर। डॉक्टर रैना, बहुत बहुत आपको प्रणाम मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, इतने उत्कृष्ट मंच पर बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इस बीच में हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। श्री सदानंद मिश्र जी गुरुग्राम से जुड़ गए, हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं और इनकी साहित्यिक रुचि बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, हमारे साथ अक्सर जुड़े रहते हैं। और रमेश चंद्र शुक्ल जी भी, आप भी हमारे साहित्यिक मित्र हैं और वो भी जुड़ गए। आप सदानंद मिश्र जी आपका नमस्कार करते हैं और रमेश चंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत है। अब हमारे पास मित्र जुड़ने शुरू हो गए और कमेंट्स भी आने लगे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है आज आप हमारे मंच पर आ गई हैं और मैं तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था आपको अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ दूं। इस बीच में मुंबई से पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका हार्दिक स्वागत कर रही है। पूनम जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे मेरा साथ जुड़ सबको गई हैं। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा बहुत स्नेहमय नमस्कार मेरा सबको। आपका आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आशमा कौल जी इस बीच में हमारे साथ जुड़ गई। बहुत अच्छी कवियत्री हैं, लघु कथाकार हैं। आशमा कौल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ गई। इस बीच में अब हमारे साथ मित्र डॉक्टर प्रणव भारती जी जुड़ने शुरू हो गई। तो मेरे पास आपका बहुत विस्तृत परिचय है, समृद्ध परिचय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ बिंदुओं के बारे में मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा। उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत के माध्यम से ही आपके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को जानेंगे। और इस बीच में पौंडीचेरी से राम दुलारी शर्मा जी बहुत अच्छी कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं और बहुत अच्छी समीक्षक भी हैं। राम दुलारी जी का भी मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरा भी जैसा कि बहुत बहुत आप, प्रणाम सबको। बहुत अच्छा लग रहा है। और संतोष रैना जी भी इस बीच में हमारे साथ जुड़ गई, आपका हार्दिक उनको स्वागत कर रही सलाम उनको। है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। मित्रों, आप जानते हैं हमारे बीच में आज अहमदाबाद से रचना धर्मिता कार्यक्रम में प्रतिष्ठित साहित्यकार कवयित्री डॉक्टर प्रणव भारती जी जुड़ी हैं। इनके बारे में क्या बताऊं मैं, मेरे पास इतना इतना इनका जिसको कहते हैं ना परिचय है। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि आपने लिखना 12 वर्ष की आयु से शुरू किया था। अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए इसके बीच में, और आपके बहुत सारे उपन्यास हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और काव्य कृतियाँ आपकी बहुत सारी हैं और बच्चों के लिए भी आपने बाल साहित्य में आपने विशेष रूप से लिखा है। और डॉक्टर साहब, आपका अनुवाद कार्य भी विशेष रूप से बहुत ही विपुल मात्रा में है। और इसके साथ हिंदी हिंदी अधिकारी के रूप में आपका अनुभव है, उसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। भानु प्रकाश रघुवंशी जी अशोकनगर ग्राम पाटई से हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से, आपका बहुत स्वागत है। मोनिका अजय कौल जी बहुत अच्छी कवियत्री हैं, अंग्रेजी में बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, पोइट्री लिखती हैं। मैं मोनिका जी का भी स्वागत करता हूं। और अनदा पाटनी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए, वाह, तो अनदा जी क्या आपका बात स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या बात है, हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ गए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इतना समय निकाल कर मेरे पटल के साथ जुड़ते हैं इस मंच के साथ, मैं तो मेरा तो
अहोभाग्य हैं, बहुत बढ़िया। सर मेरे और लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए भी जी जी मेरे परिचित अपरिचित सबसे मेरा परिचय आज होगा, बहुत सौभाग्य की बात है, ईश्वर और की अनुकंपा। आभा कुमारी चौधरी जी भी नमस्कार कर रही है। नमस्कार आभा जी। आभा जी भी जुड़ गई हमारे साथ। बहुत सारे मित्र जुड़ गए, लगातार आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। तो आप जानते हैं मित्रों, आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रणव भारती हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, हंसमुख, हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है, बहुत अच्छा लगता है। निरुपमा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरुपमा अरे सिंह जी, वाह! आपका स्वागत है। और इनका दिन में मैसेज आया था कि मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, प्रणव जी को सुनना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक अनौपचारिक बातचीत शुरू करूंगा। आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके लेखन के बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन इसी वर्ष जनवरी में जब मैं अहमदाबाद आया था, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि एक साहित्यिक कार्यक्रम में आपसे मेरा परिचय हुआ व्यक्तिगत रूप जी, से। जी, और जी, उस जी। समय जब कुछ कविताओं का पाठ हुआ, और मुझे बहुत प्रभावित किया आपकी कविताओं ने, आपके गीतों ने। और इतना सुंदर आप गाती हैं। गाते का मतलब यह है कि सस्वर पाठ जो आपका है बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहता हूं अभी एकदम मैं बातचीत उस तरह से शुरू ना करो, ऐसा लगेगा कि मैंने बस बोलना शुरू कर दिया। हरीश पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिदा पाटनी जी लगातार जुड़ी है। आप एक सफर पाठ, एक गीत से शुरू करिए इस कार्यक्रम को आज। अब मंच आपका है। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ, आपके इस मंच को नमन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ और जितने मेरे मित्र हैं उन सबको बहुत स्नेहमय मैं नमस्कार करती हूँ। कोई ऐसे ही नहीं जुड़ जाता है, कहीं न कहीं से कोई लिंक होता है। हम तो ऐसा बोलते हैं कोई कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, तभी इतनी दूर से कोई जुड़ जाता है और मैं इतना देश और विदेश के लोगों से जुड़ी हुई हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा एक जापानीज़ भाई बना हुआ है, जिसकी सबसे पहले मेरे घर से मेरा विवाह उसका विवाह हुआ। एक इंडियन लड़की से, मेरे बच्चों का बाद में विवाह हुआ। तो ये कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं जो हम जुड़ते हैं एक-दूसरे से, हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होने वाला है। तो ये जो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, इतने सारे मित्रों से मेरा जुड़ाव हो रहा है आपके इस पटल पे, तो आपको साधुवाद देना तो बनता है सर। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। और मैं एक 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ। रैना जी 4 पंक्तियाँ दे रही हूँ। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। और पूरे समाज के लिए मैं साहित्यकार की तरफ से 4 पंक्तियाँ दे रही हूँ कि आपका हम स्वागत है। तो दिल में सदा ही रहते हैं, हम तो दिल में सदा ही रहते हैं, कैसे हमसे नजर चुराओगे, जल उठेंगे चराग सौ सौ जब, जल उठेंगे चराग सौ सौ जब, हमको अपने करीब पाओगे, क्या बात है, क्या बात है, तो वाह। दिल में सदा ही रहते हैं। तो 4 वाह वाह, पंक्तियां बहुत सुंदर। समर्पित आप सबको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अभी आगे तो आपसे बहुत कुछ सुनना है। और इस बीच में कविता पंत जी जुड़ गई हैं अहमदाबाद से ही। बबीता कासवान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत सारे मित्र हाँ, जुड़ गए हैं। देखिए आपके कितने बबीता फैन हैं। बबीता डॉक्टर पीएचडी कर साहब, रही है डॉक्टर मेरे साहब, ऊपर। डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर बबीता साहब, पीएचडी कर रही हैं। हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है, हाँ बहुत। जी, हाँ जी। मोनिका जी भी लगातार बोलिए। जुड़ी है और बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, अब जब हम आपके व्यक्तिगत जीवन पर बात करते हैं, अनिल मीर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया। तो आपका जन्म मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। जी, जी। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वही हुई होगी। उन दिनों को याद करिए थोड़ा बहुत। नहीं, नहीं, मुझे बहुत याद है, सब कुछ याद है। कुछ भूली नहीं हूँ अभी तो, ईश्वर की कृपा से पूरी स्मरण शक्ति ठीक है। बिल्कुल वहाँ पे एक मॉन्टेसरी स्कूल खुला था, मुज़फ्फरनगर छोटी जगह थी
और एक मॉन्टेसरी स्कूल खुला था वहाँ पे। तो उसमें मेरा प्रवेश मेरा हुआ, मुझे प्रवेश मिला, दिलाया गया। लेकिन पिता क्योंकि दिल्ली रहते थे और वो बहुत एजुकेटेड थे, तो वो मेरे वहाँ उस स्कूल में पढ़ने से सैटिस्फाई नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि वो मुझे दिल्ली लेके आएँ और किसी अच्छे स्कूल में डालें। तो मैं 2-4 साल, तो जैसे जब मैं छोटी थी तब मैं वहाँ रही, फिर मुझे दिल्ली खींच लिया गया। फिर मैं थोड़े दिनों मथुरा रोड पे डीपीएस में पढ़ी, जब तो उसकी बिल्डिंग का भी कोई भरोसा नहीं था। तो थोड़े दिन वहाँ रही, लेकिन जब लड़की बड़ी होने लगी तो दोबारा, क्योंकि लड़की बड़ी हो रही है और माँ वहाँ पे संस्कृत की अध्यापिका थी इंटर कॉलेज में, मुजफ्फरनगर में। तो क्योंकि पूरा माहौल जो था मेरा एजुकेटेड था, फिर माँ के पास मुझे भेज दिया गया। तो दोबारा मेरी पढ़ाई मुजफ्फरनगर शुरू हुई। और उसके बाद में जब मैं एमए अंग्रेजी कर रही थी, एमए अंग्रेजी पहले मैंने किया, तब मेरा विवाह हो गया। उसके बाद मैं अहमदाबाद आ गई। अहमदाबाद आके फिर मैंने 14-15 वर्ष बाद फिर दोबारा डबल एमए, एमफिल, पीएचडी किया। ये मेरी कहानी है। और बचपन की आप बातें सुनेंगे तो बहुत बातें हैं। बचपन की तो देखिए, बचपन मुझे लग रहा है कि अगर आदमी सब कुछ, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, जी, लेकिन बचपन की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा आपके मानस पटल पर रहती हैं, उनको तो आप भूल नहीं सकते हैं ना। बिल्कुल कभी नहीं। कभी कोई, डॉक्टर साहब, ऐसी बात होती है, एक मामूली सी होती है, लेकिन वो आपके दिमाग में इस तरह से रच बस गई होती है जिससे आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आपको याद रहता होगा कि मैंने कब ये थोड़ी सी शरारत की थी घर में, बहुत। फिर मुझे डांट पड़ी थी, फिर मेरे माता पिता ने ये कहा कि देखो तुम लड़की हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ नहीं ऐसा कहा, याद नहीं कहा, कुछ अच्छा। ऐसा कभी नहीं कहा। सर, उसमें ऐसी बात थी कि दरअसल मैं, अगर आप कहें तो मैं बोलूं। हाँ, बताइए बताइए, जी आपको ही उसमें ऐसी बोलना है, बात, मुझे कुछ नहीं बोलना है। सर उसमें ऐसी बात थी कि दरअसल मेरी माँ के, पता नहीं क्यों मेरी माँ के बच्चे नहीं बचते थे। तो मैं 8वीं हूँ उनकी, जो एक एक सर्वाइवल जो हूँ मैं, 8वीं उनका 8वां बच्चा हूँ। और मेरे बाद भी परेशानियां हुई, तो मतलब 11 बच्चे मेरी माँ को ही, बट आई एम द ओनली सर्वाइवल, मतलब बच्चे कोई बचते ही नहीं थे। तो मेरा जो लालन पालन हुआ वो एक अलग तरीके से हुआ। और क्योंकि पापा मम्मी दोनों, अम्मा बोलती थी मैं, पापा अम्मा दोनों वेल एजुकेटेड थे। और माँ मेरी बहुत, वो एक अलग कहानी है, बहुत एक बड़े उसको बिलोंग करती थी। तो मुझ पे कभी भी कोई बंधन नहीं रहा। मतलब ये जरूर था, मुजफ्फरनगर में लोग बोलते थे कि कैसे, क्योंकि दिल्ली भी पढ़ने चली गई तो और दिमाग खुल गया, शायद इतराने लगी ज्यादा। तो मुझे मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि लोगों को बच नहीं पा रही थी वो सब कुछ चीजें। लेकिन मेरे ऊपर कभी कोई ऐसा बंधन नहीं रहा सर, कि लड़की हो ये सीख लो। नानी जरूर कहती थी कि क्या करेगी ये, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। पर बाकी तो अम्मा पापा ने कभी भी मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखा। मैं उस समय वहीं पे क्लब खुला था एक, मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ पे मैं कथक भी सीखने जाती थी, म्यूजिक भी करती थी। और पेंटिंग भी वहाँ पे एक सरदार जी सिखाया करते थे, उनके पास जाती थी मैं। तो कभी भी कोई कंट्रोल मेरे ऊपर तो नहीं हुआ, ऐसा है। तो मुझे लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस विषय में, कि मुझे कहीं पे कोई, मुझे ये नहीं कहा गया कि तुम लड़की हो तो ऐसा बैठो, ऐसा उठो, नहीं, कभी नहीं कहा। और उस जमाने में आप बताइए ना। तो तो अच्छा, ये, आपका, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपने हिंदी में भी किया, अंग्रेजी में भी किया, हाँ तो जी। लेकिन मूल रूप से आप पहले क्या हिंदी में किया था, अंग्रेजी में? नहीं सर, कारण क्या मैंने है पहले दो? अंग्रेजी में, नहीं नहीं, पहले अच्छा। अंग्रेजी में किया था। जब मैं मुजफ्फरनगर में थी, शादी से पहले, तो अंग्रेजी में मैंने किया था। और उससे पहले जो भी मैं अपना म्यूजिक डांस वांस करती रही थी, उसके बाद में फिर ये इसमें आ गई। तो एमए अंग्रेजी पूरा नहीं हो पाया था और मेरा विवाह हो गया था। और फिर मेरे यहाँ आ गई तो 2 बच्चे हो गए। उसके बाद में फाइनल मैंने दोबारा जाके बच्चों के साथ में किया। और 14-15 साल बाद फिर मैंने अपने पति से कहा कि मुझे तो पढ़ना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ भी मुझे कोई कोई कंट्रोल किसी तरह का नहीं वो रहा मेरे ऊपर। यहाँ पे भी फिर मैंने यहाँ पे गुजरात विद्यापीठ से मैंने एमए किया, डबल एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। और उसके बाद फिर मेरी यात्रा ऐसे शुरू होती रही। मतलब मैं बहुत बहुत, बढ़िया। तो क्या डॉक्टरेट, डॉक्टरेट का क्या विषय लिया था आपने? मेरा था भारत संघ की भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी का विकास गुजरात के विशेष संदर्भ में। तो इसके लिए फिर मैं उस समय पंत जी थे वहाँ पे, एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली में, मैं वहाँ भी गई, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और लेकिन उस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था। तो उस समय मुझे थोड़ी परेशानी वहाँ पे दिल्ली में हुई, क्योंकि मैं अकेली गई थी।
और माँ मेरे पास आ गई थी रिटायरमेंट के बाद में। तो बहुत सी छोटी-मोटी तकलीफ़ें वो तो होती है, जीवन है तो कुछ ऐसी वो बात तो नहीं है। जीवन वैसे चलता हाँ, रहता है, और ख़ास करके मैं आपका बहुत-बहुत सराहना करता हूँ कि आपने 2-2 एमए किए, डॉक्टरेट किया, डीलिट किया, पीएचडी, ये तो मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं सर, साहित्यिक डिलीट रुचि। नहीं किया मैंने, डिलीट मैंने नहीं किया, डिलीट मेरे पिता ने किया था। मैं अच्छा। डिलीट नहीं हूँ, मैं पीएचडी हूँ बस, जी, जी। डिलीट में तो नहीं अच्छा, हूँ मैं। तो आपने फिर ये साहित्यिक रुचि कैसे, आप इसकी तरफ कैसे आए? आप क्या कुछ घर में, परिवार में ऐसा वातावरण था, या ये हिंदी का कुछ प्रभाव था जो आपने हिंदी में एमए किया? नहीं सर, ऐसा था कि जब मैं पढ़ रही थी वहाँ पे मुज़फ्फरनगर में पढ़ रही थी, तो मैं बचपन से कुछ माँ लिखती थी, पापा भी लिखते थे, बल्कि पापा उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में थे, तो जब आइज़नहॉवर आए थे तो उन्होंने उनका संस्कृत में उनका स्वागत गीत लिखा था, क्योंकि मेरे पापा 4 सब्जेक्ट्स में पीएचडी थे। और माँ लिखती थी और वो हारमोनियम लेके कंपोज़ भी करती थी, गाती भी थी। क्या बात है! तो क्या बात है! मुझे मतलब मुझे सिखाया नहीं गया, वो अपने आप ही कुछ ये माँ शारदा की कृपा रही। हाँ, ये ज़रूर है कि म्यूज़िक और डांस वग़ैरह मैं करती रही, कथक में बहुत रुचि थी, मेरी विशेष रुचि थी, और म्यूज़िक थोड़ा करती थी, लेकिन मैं शैतान बहुत थी सर, तो मैंने कोई भी चीज़ ना पूरी नहीं की ढंग से। जैसे कोई कहे ना कि पकड़ के मैं शिद्दत से कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर बस शादी हो गई तो फिर तो आपको पता है क्या होता है। तो एनी हाउ, लेकिन चलती रही चीज़ें। हाँ, मैं 12 वर्ष की थी, हमारे यहाँ सब मैगज़ीन्स आती थी सर। तो हम सो नहीं पाते थे जब तक कोई हमारे हाथ में पुस्तक ना हो या कोई हमारे पास पत्रिका ना हो। तो ऐसे आई कोई मैगज़ीन तो छीना-झपटी होती थी मेरी और माँ के बीच में, कि तो मैं पहले अपना पढ़ लूँ कॉलम, फिर तू पढ़ना। तो मैंने कहा, "अम्मा पहले मुझे ज़रा, मुझे नींद आ जाएगी।" तो ऐसे शरारतें करते थे। और 2 थे घर में, पापा दिल्ली रहते थे। तो वो करते-करते सर फिर मैंने एक बार पता नहीं कैसे मैंने 15, 20, 25 लाइनों का एक छोटा-सा लेख मैंने ऐसे ही लिख के मैंने डाल दिया लेटर बॉक्स में। मुझे नहीं पता था कि ये किस धर्मयुग का पता लिख के डाल दिया। और मुझे फिर औरों से पता चला कि तेरा तो ये छप गया धर्मयुग में लेख। मुझे क्या तो बात पता है! क्या नहीं था, बात है! मैं तो छोटी-सी थी, मुझे अक्ल भी नहीं थी कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और फिर बहुत खुशी हुई सर देख के उसे तो। और उसके बाद तभी मेरी एक रचना बनी कि मुझे कुछ पंक्तियाँ याद हैं उसकी, मैं आपके सुनाइए, सामने सुनाइए, साझा सुनाइए। करती हूँ कि वो बहुत कठिन पंक्तियाँ हैं, लेकिन वो कैसे लिखी गई मुझे नहीं मालूम। कि बीता तब तू तब जाना है तेरा गौरव प्यारे शैशव, छा जाती चंद्र चमक जैसे इस नील ज्योति वाले नभ में, ऐसे ही तू भी आया था एक बार मम जीवन में, दिखा दिखा कर खिलवाड़ हर लेता था सबके मन को, फिर मधुर लोरियां सुन सुन कर सोता था कहीं प्यारे शैशव, क्या बीता तब बात है! तू क्या तब बात है! जाना है तो तेरा बहुत गौरव। सुंदर, बहुत है। जी, तो जी। बहुत छोटी थी मैं उस समय, और माँ को दिखाई तो माँ ने कहा, ये तूने लिखी है? तो मुझे मुझे खराब लगा। मैंने कहा, अम्मा मैंने ही तो लिखी है, और किसने लिखी है? तो उसमें ज़रूर मेरी क्योंकि उस समय मैं अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ रही थी, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी मेरी, तो वो अम्मा ने सुधारी मुझे, लेकिन मुझे वो आज तक याद है। ये मुझे याद है। फिर एक मुझे किशोरावस्था की 1-2 मुझे याद हैं अपनी, जो रचनाएँ हैं, आज भी उनके कुछ चीज़ें मुझे याद हैं ऐसी। उसके बाद तो फिर धीरे-धीरे शुरू होता रहा कॉलेज की मैगज़ीन्स में, सब में, ऐसा चलता रहा, ऐसी यात्रा चलती तो रही। फिर अच्छा, फिर आपको जब शादी के बाद आपके जो इन-लॉज़ हैं, ससुराल से कितना सहयोग मिला आपको? या कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको अपने साहित्य आगे ले जाने में? नहीं सर, तब तो साहित्य कहाँ था, तब तो बच्चे थे और परिवार था, एक लंबे समय तक तो। ये था कि हाँ, मैं जब शादी होके आई तब मैं एक उपन्यास लिख रही थी, तो मैंने अपने पति से कहा कि आप इसे पोस्ट करिए। मैं नाम नहीं बताऊँगी, बहुत बड़ा नाम है प्रकाशन का, और मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं थी जो मुझे वो छाप देते, लेकिन मेरी उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस हुई और उन्होंने कहा, आप भेज दीजिए। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा अहमदाबाद आके कि ये मेरा लिखा, और हाथ से लिखा हुआ था, हस्तलिखित प्रति थी। मुझे हुँ, इतनी भी हुँ। अकल नहीं थी कि उसकी कोई कॉपी मेरे पास होनी चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को दी वो, उन्होंने भेजी, और फिर वो कहीं इधर-उधर हो गई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, वो पहला उपन्यास था इसलिए मुझे थोड़ा शॉकिंग तो हुआ, लेकिन फिर मैं ठीक है, ओके, हो गया जो हो गया, मतलब मस्ती से मैंने उसको उसको भी मैंने लेट गो कर दिया। और फिर तो एक लंबे समय तक कुछ नहीं किया सर मैंने। फिर तो 14-15 वर्ष बाद जो दोबारा पढ़ाई शुरू की ना, अपना इसमें विद्यापीठ में जाके,
तब मेरा फिर परिचय हुआ। और आप साधना बहन से मिले हुए हैं, तो आकाशवाणी में थी वो। और मेरा जो मेरा पीएचडी का जो वो आता था ना, अपना यूजीसी से जो स्कॉलरशिप आती थी, वो वहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आती थी, जो विद्यापीठ से मिला हुआ था। और क्या वहीं बात पे है। सब लोग आते थे आकाशवाणी के। तो वहां मेरी सब मुलाकातें शुरू हुई, और फिर मेरा आकाशवाणी में तब से जाना शुरू हुआ। तो बहुत लंबी कहानी है, तब से ये शुरू हो गया। फिर से नहीं लिखना शुरू हुआ जब से मैं नहीं पढ़ाई करने लगी, ऐसे नहीं, दोबारा से। लंबी नहीं, बहुत रोचक कहानी। कहानी क्या है, ये तो जीवन का आपका उसकी जीवन गाथा है, उसके साथ साथ आप चलती रही हैं। तो लेकिन फिर वैसे भी आप शुरू शुरू में आपको क्या लगा, किस साहित्यकार से आप अपने आप को प्रभावित मानती रही? कुछ ऐसा कभी कई लोग तो होते हैं ना जो एकदम मुरीद हो जाते हैं, जिनको लगता है नहीं मेरे तो यही आदर्श हैं, मैं इन्हीं को पढ़ूंगी या पर इन्हीं को देखिए, फॉलो करूंगी। जी। नहीं सर, देखिए प्रेमचंद साहब का तो खैर कमाल ही था, वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते क्या आए बात हैं। है, जी जी हाँ, जी जी। और बाबू गुलाब राय जी के निबंध मैंने अरे बहुत क्या पढ़े। बात है, क्या और बात फिर है, बाई बहुत बड़ा चांस नाम ऐसा लिया हुआ, आपने। जी जी, और बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरी माँ भी अकेली लड़की थी जैसे मैं हूँ। तो मेरी माँ के एक ममेरे भाई थे जो रहते थे वहां पे अलीगढ़ में। तो हम लोग अलीगढ़ में गए, और ना फोन होते थे ना कुछ होते थे। और मामा जी बस स्टॉप पे आके चले गए वापस, और हम तो खो गए, और रात हो गई थी। रात होने लगी तो हम लोग पैदल रिक्शा में, मैं और माँ दोनों जा रहे थे। तो बाबू गुलाब राय जी की गली में पहुंच गए हम, मैं और अरे माँ, वाह, रात क्या को बात है, क्या 9 बात बज है, गए क्या बात। रात को। और अम्मा के पास वो जो फोन नंबर मामा जी का था, लैंडलाइन होती थी, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, मतलब घबराहट में वो भूल गई बेचारी। तो बाबू गुलाब राय जी के पोते थे उस समय अपने घर में। तो उन्होंने कहा आप किसको ढूंढ रही हैं? तो माँ ने बताया ऐसे ऐसे, और लड़की मेरे साथ में है, शायद मेरे ख्याल 11वीं 12वीं में पढ़ती थी उस समय। तो मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, मतलब गलियां भी ऐसी पूरी सुनसान सी पड़ी हैं बिल्कुल रात में। फिर उन्होंने कहा देखिए आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो आप यहाँ रह लीजिए रात को। अब उनके घर में जाके देखा तो उनके घर में तो खाली महाराज और नौकर कोई था ही नहीं, और सिवा वो लड़का था। मैंने तो हम्म। जाके उनके घर में बड़ी सी तस्वीर देखी, मैंने कहा ये तो बाबू गुलाब राय जी हैं। तो बोले हाँ, मैं उनका पोता हूँ। फिर तो हम इतने ज्यादा, मैं एक्साइट हो गई कि मैं इनको पढ़ती रही हूँ, इनके निबंधों से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। और फिर तो हम लोग वहां पे रात भर रहे, उनके यहाँ डिनर किया। और सुबह जब हुई तो वो अम्मा को अम्मा के पर्स में ही मिल गया वो, जो जो घबरा रही थी वो, और नहीं मिल रहा था ना उन्हें फोन नंबर, वो मिल गया उन्हें, उन्होंने उस लड़के को दिया। फिर मामा जी आए, बाद में हम लोग को लेके गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। दूसरा, मैंने बंगला बहुत पढ़ा है, साहित्य मुझे बहुत रुचि थी उसमें। और प्रभावित तो देखिए हम सबसे ही रहे हैं हम लोग। कविता के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो उस समय तो छायावाद का पूरा ये फैला हुआ था। तो कोई भी चीज अगर होगी तो किससे प्रभावित नहीं रही, सबसे प्रभावित रही मैं तो। लेकिन उसे मैं एकदम उसको पकड़ के चल पाई हूँ ऐसा नहीं, बल्कि एक बार विष्णु प्रभाकर जी के गद्य से मैं बहुत प्रभावित थी। क्या बात विष्णु, है, क्या बात है, हाँ जी। क्या बात। तो उनके एक बार यहाँ अहमदाबाद में एक बार ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन था, और उन दिनों मैं पीएचडी कर रही थी। तो बाई चांस मुझे भी बुला लिया गया। आकाशवाणी से काफी लोग आए थे, गुजराती और हिंदी कवि थे, तो मुझे भी बुला लिया गया। और मेरा तो दिल दुख कर रहा था कि वहां पे वो बैठे हुए थे, अपना प्रभाकर जी बैठे हुए थे, तो विष्णु प्रभाकर जी। तो मैंने कहा सर मैं इतने बड़े मंच पे मैं कैसे बैठूंगी? तो उन्होंने कहा कि सब हो गई बात। उन्होंने कहा मैं कभी कहाँ हूँ, मैंने इसका संस्मरण में भी लिखा है, मैं कभी कहाँ हूँ, मेरे से क्यों घबरा रही हो? तो मैंने कहा सर, मैंने कहा नहीं, कवि नहीं है आपके, लेकिन जो आपका गद्य है वो कैसा है, वो कविता से कहीं से भी वो नहीं है। मतलब इतना ज्यादा प्रभावित करता है उनका गद्य मुझे। मतलब यंग एज से ही प्रभावित करता रहा। अब तो खैर पढ़ाई नहीं जाता, अब तो समय ही नहीं मिल पाता है मुझे। लेकिन इस तरह की चीजें हुई। इससे पहले क्या था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी सर, तो बैरागी जी आए थे मुजफ्फरनगर में। क्या बात, बाल कवि बैरागी जी, जी जी। बैरागी जी, हाँ। तो तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो हमारे एक मित्र थे जो कि वकील थे, बहुत बड़े थे उम्र में, पर मेरे साथ वो एमए कर रहे थे बाद में अंग्रेजी में। तो उनके एक और मित्र वकील के यहाँ गोष्ठी हुई, अम्मा भी गई।
तो अम्मा ने कहा कि अम्मा को भी कहा गया कि सुनाओ, तो अम्मा ने भी सुनाया। अम्मा तो हारमोनियम लेके सुना दिया, मुझसे भी कहा गया। तो वो एक छोटी सी गोष्ठी वो पहली बार बैरागी जी के साथ वहां पे हुई, फिर दोबारा तो अहमदाबाद में, तो फिर धीरे धीरे सब। और फिर बैरागी जी से पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था कि वो जब भी वो आते थे अहमदाबाद तो कहते थे मैं आ गया हूँ, बोलो आज क्या करना है। मैं कहती सर पहले घर आ जाइए, खाना खाएंगे, फिर मैं आज आपको। वहां पे एक हसीना कादरी थी यहाँ पे, जो आकार इसमें दूरदर्शन में, तो वो बहुत अच्छी महिला थी। और उनसे पूछे कि स्टूडियो खाली है, हाँ आ जाइए प्रणव जी करवा दूंगी। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेरे इंटरव्यूज काफी लोगों के करवाए, मुझे स्टूडियोज मिल गए। ये सब कृपा है ईश्वर की और माँ वीणा पानी की। तो इस तरह से कामकाज थोड़ा थोड़ा चलता रहा ऐसा। अच्छा, आपने कविताएं भी, गीत भी बहुत लिखे हैं और विपुल मात्रा में हैं, और कथा साहित्य भी बहुत लिखा है आपने। तो क्या ये समानांतर चलता रहा या कोई ऐसा समय आ गया तो आपने केवल, क्योंकि आपके उपन्यास तो बहुत चर्चा में रहे हैं, अंततोगत्वा है आपका, या टच मी नॉट, चक्र, अपंग वगैरह बहुत सारे उपन्यास, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, गवाक्ष, मायामृग वगैरह इत्यादि। तो बहुत सारे तो ये क्या लगातार लिखते रहे और आप साथ में अपना कविताएं, काव्य भी लिखते रहे हैं? सर मुझे लगता है कि कविता ना क्लिक करती है आपको, ओह, अचानक स्पार्क होती है कविता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही कविता, आपने। जी जी। मैंने कविता के लिए कभी कंसंट्रेट खास किया हो मुझे याद नहीं है। जैसे मैं रोटी बना रही हूँ, अपने पति को रोटी खिला रही हूँ और मैं गुनगुना रही हूँ, तो उसके ऊपर गीत फिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं करती रही कुछ भी। मैं सचमुच में क्षमा मांग के कहती हूँ माँ वीणा पानी से, मैंने कुछ किया ही नहीं है कभी। जो भी किया है तुमने करवाया है, छोटा मोटा जो भी कुछ किया है। तो वो गीत बन गया। फिर यहाँ हुआ कि मैं मंचों पे बहुत गई यहाँ पे। एक तो मैं शारदे वंदना, मैं काफी सारी लिखती थी, तो मुझे शारदे वंदना के लिए बुलाया जाता था। तो इस तरह से वो गीत मेरे अपने आप ही लोगों को पसंद आते रहे। वो पता नहीं मुझे क्या था उनके अंदर, क्या नहीं था अब तो चलिए, तो ऐसे गीतों की बात आ गई तो अब आप गीत तो सुनाइए। अब अभी तो देखिए ना, लगभग आधा घंटा हो गया, अभी एक भी गीत नहीं सुना आपसे। आधा घंटा अब हो गया। और क्या, ओ पता भी नहीं चला। तो अच्छा। इतना रोचक बातें आप कर रही हैं, और हमारे बहुत सारे मित्र लगातार जुड़े हैं, बहुत सारे मित्र। अब बाद में देखिए, अब अमृता गिरी जी जुड़ी हैं, प्रमिला कौशिक जी जुड़ी हैं, निशा चंद्रा जी जुड़ी हैं अहमदाबाद से। क्या बात है, पूरे बहुत सारे मित्र जुड़े हैं हमारे साथ। तो आप मैं सर एक, राधा शर्मा जी हाँ, जुड़ी हैं जी। मैं सुनाती हूँ एक गीत आपको। और दरअसल वही जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फिलोसॉफिकल हो जाता है, क्यों हो जाता है मुझे नहीं पता। तो मैं एक गीत सुनाती हूँ। आपका जिंदगी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन। हमें कई बार लगता है ना ये सचमुच ये जीवन जहां हम जी रहे हैं ये सच्ची बात है क्या। तो कुछ शायद मेरे ख्याल से वो कहीं दिमाग के अंदर रहा होगा। और उसके लिए क्या है, ओहो जी, यार, बस काट सॉरी दीजिए सर। इसको, कोई बात नहीं नहीं, काट साइलेंट काट करिए। रही थी सर, वो गलती से हो गया। हाँ, कोई बात नहीं जी। सॉरी सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं। जिंदगी अब तो सपन, मृत्यु भी एक सपन। अरे यार जी, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। जी जी। वो शायद जुड़ नहीं पा रही है इसलिए बार बार मुझे फोन कर रही नहीं, है। कोई बात नहीं, आप इसको साइलेंट में कर दीजिए और आप गीत सुनाइए। जी जी मैं सुना रही हूँ। अब निशा चंद्रा जी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, गीत हाँ की जी तो क्या। महारानी हमारी प्रणव दी है। हाँ वो तो प्यार करती है इसलिए ऐसा होता है, तो कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही तो अच्छा। सर ये, एक और आपको सूचना दे रहा हूं, हमारे लिए गौरव की बात है। बुद्धिनाथ मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए, गीत अरे सम्राट। वाह अरे वाह। क्या बात है, क्या सर मैं बात है। एक सेकंड इसको बोल दूं, ये परेशान हो, एक सेकंड बोल दूं। क्या कर दीजिए, करिए 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 करिए, कोई बात नहीं। हेलो विजय, मैं कार्यक्रम में हूँ प्लीज। जी 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 हाँ जी हाँ। अरे तुम जो मैंने लिंक भेजा है वही खोलो, वही खोलो। हाँ, और मैं जी 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 प्लीज अब बंद कर रही हूँ। हाँ जी। जी। बुद्धिनाथ मैं मिश्र जी मैं डॉक्टर बहुत डॉक्टर सालों बाद। बुद्धिनाथ मिश्र जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी सर प्रणाम मेरा करता हूँ आपको। प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम सर।
बहुत दिन हो गए, हम लास्ट में मिले थे बड़ौदा में, जब कुंवर बेचैन जी थे, मैं थी, आप थे, और मैंने एक पुस्तक आपको भेंट की थी सर, और उस पुस्तक में आपने मुझे वापस लौटा दी थी, क्योंकि उसके अंदर आगे के पेज गड़बड़ थे सारे, तो आपने कहा कि आप तुम्हारी चीज तुम्हें ही समर्पित। तो बहुत बहुत मधुर प्रणाम यादें। आपको सर, अब बहुत आप गीत प्रणाम सुनाइए डॉक्टर साहब, गीत सुनाइए जी। जी। जिंदगी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन, ये जगत भी सपन का ही एक भाग है, भ्रम के पलने रहे झूलते रात दिन, इन हवाओं में जीवन का ही ताप है, जिंदगी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन, और सांस की बांसुरी अनगिनत छिद्र हैं, सांस की बांसुरी अनगिनत छिद्र हैं, मन के सिरहाने बैठे हुए गीत हैं, शास्त्र पन्ने पलटते रहे उम्र भर, शास्त्र पन्ने पलटते रहे उम्र भर, हाथ पोथी पलटते हुए बीत हैं, जिंदगी एक सपन, मृत्यु भी एक सपन, और सांस की तो बहुत तेज रफ्तार है, सांस की तो बहुत तेज रफ्तार है, चुटकी भर दिन हमारी उंगलियों में है, क्यों है ताने खड़े तंबू पीड़ा के हम, क्यों है ताने खड़े तंबू पीड़ा के हम, जब खबर है हमें प्राण एक कण में है, जब क्या बात है। खबर है हमें प्राण एक कण में है, जिंदगी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन, और जिस मुहाने पहुंचकर चले हम गए, जिस मुहाने पहुंचकर चले हम गए, नाव सागर खड़ी थी रहे हम डरे, नाव सागर खड़ी थी रहे हम डरे, संधियों के धरातल की जादूगरी, संधियों के धरातल की जादूगरी, पीर सहमी हुई सारे मधुबन में है, जिंदगी तो सपन, मृत्यु ही एक सपन, ये जगत भी सपन का ही एक भाग है, भ्रम के पलने रहे झूलते रात दिन, इन हवाओं में जीवन का ही ताप है, जिंदगी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिलकेंद्र अरोड़ा जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार है, बहुत अच्छे जी साहित्यकार जी है। आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। और डॉक्टर जी बुद्धिनाथ मिश्र जी ने का बहुत ही श्रेष्ठ गीत, शब्द भी, शब्द की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत सर, धन्यवाद सर आपका। आपका आशीर्वाद मिला मुझे, इतने सालों बाद मुझे आज आपकी पंक्तियां सुनने को मिली, मैं तो कृतकृत हो गई सर। क्या बात है, और बहुत बढ़िया। साधना इसका हरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कुमार अशोक सराफ जी भी, घायल जी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। संतोष रैना जी भी लगातार देख रही है। प्रेमिला कौशिक जी जुड़ी हैं। आहा, रमेश रमन जी हरिद्वार से जुड़े हैं। सदानंद अरे मिश्र तो जी लगातार। बहुत अच्छे बहुत कवि सारे हैं सर, बहुत देवराज अच्छे। देवराज देवराज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। मैं तो सबका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब अभी तो आपके और गीत सुनने हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, आपको इतना समय, एक तो आप अपना परिवार चला रही थी, बच्चे पाल रही थी, ईश्वर करे आपको नजर न लगे, तो इतना समय समय कैसे निकाल पा रही थी? आपका इतना विपुल साहित्य है। अब आपने केवल ये नहीं कि कथा साहित्य लिखा है, आप कविताएं लिखती रही, साथ में आप उपन्यास, जिसके लिए डॉक्टर साहब समय चाहिए, समय चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए आपको एक पूरा उपन्यास तैयार करने में। बहुत मेहनत काम आती है उसमें। और साथ में आपने अनुवाद कार्य भी किया है। तो क्या
पारिवारिक परिस्थितियां आपको अनुकूल रही इतना, क्या आपको लगातार साथ देती रही? सर समय तो चुराना पड़ता है ना महिलाओं को, क्या बात। तो आप तो जानते हैं समय चुराना पड़ता है। लेकिन मुझे कोई ऐसे मुझे परेशानी लोगों ने की हो मेरे परिवार ने, या जैसे मैं सीरियल भी मैंने लिखा सीरियल भोपाल के लिए, अप्रोक्सीमेटली 68 या 70 एपिसोड्स लिखे मैंने। इसरो से पैनल पे थी मैं इसरो के, और डेको करके वहाँ एक अलग से डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट। तो उसके लिए मुझे अलीराजपुर और वहाँ पे जाना पड़ा, झाबुआ जाना पड़ा, और मतलब सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती रही। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे इतनी तकलीफ तो आई होंगी, जरूर आई होंगी, लेकिन ऐसी तकलीफ आई हो कि मैं परेशान हो गई या मैं बिल्कुल दुखी हो गई, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये मेरा कुछ करा हुआ नहीं है, ये मुझे ईश्वर और माँ शारदे की कृपा है और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है। बाकी तो कुछ मेरे पास है नहीं अपना, मैं तो बहुत बड़ी शून्य हूँ सर, बहुत शून्य, बहुत शैतान थी बचपन से, आज भी शैतान हूँ सर। अच्छा, आपसे बात बात में पता चला कि आपने हर विषय पर गीत तो लिखे हैं, जीवन की जो दार्शनिकता है उस पर लिखा है, लेकर आपने ये संकेत दिया कि प्रेम पर आप ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाई लेकिन आपका स्वर इतना मधुर है, आपके भाव इतने उत्कृष्ट हैं, आपका साहित्य इतना इतना मतलब जो दिल तक उतरने वाला है, लेकिन कारण क्या है कि या वो प्रेम भीतर का है जो बाहर नहीं आ पाया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अपने जीवन में सब कुछ मिला है बड़ी ईश्वर की कृपा से, लेकिन क्यों नहीं लिख पाई इसका मुझे, एक दो शायद मेरे ख्याल से कुछ कभी बने होंगे, लेकिन मैं उसे उसे मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने श्रृंगार के गीत लिखे हैं या मैंने प्रेम के ऊपर कंसंट्रेट किया। मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ, मैं नहीं जानती इस बात को, लेकिन ऐसा हुआ है। और ऐसा भी कोई नहीं था कि कोई मेरे ऊपर कोई कंट्रोल था, या जैसे मैंने आपको शुरू से बताया बचपन से कभी नहीं था, और विवाह के बाद भी कभी नहीं रहा। तो बहुत तो मतलब आपको बताऊं, एक बार तो बेचैन जी आए वहां पे अहमदाबाद में, और पहले काफी परिचय, बहुत कई बार उनके साथ में मुझे सौभाग्य मिला पढ़ने का। और फिर वो आकाशवाणी में आए थे, उस बार मैं वहां पे नहीं थी। तो उनका कुछ ऐसी तकलीफ हुई कि उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिली। तो मैंने कहा नहीं, दूरदर्शन में, सॉरी। तो मैंने कहा अरे सर मेरे घर चलिए, पास में ही तो मेरा घर है। तो मैं उनको और उनके साथ एक कोई और बंदे थे, मैं उनको लेके आ गई वहां पे, और अपने घर लेके आ गई उनको। और फिर वो रात भर हम लोग, फिर तो 2-3 बजे तक हमारी पूरी गोष्ठी जमी, पूरा परिवार जमा रहा। तो लेकिन सब लोग ऊँघते रहे होंगे ज़रूर, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब कभी कोई ऐसी आपत्ति हुई ही नहीं। तो मैं, लेकिन फिर भी मुझे प्रेम का क्यों नहीं गीत आया, मेरी समझ में नहीं आता सर। और मुझे लगता है कि शायद ये जो भौतिक से आध्यात्म की यात्रा है, ये प्रेम के बिना पूरी नहीं होती। प्रेम तो आवश्यक है ही जीवन में, और जो मुझे मिला है, और शब्द क्यों नहीं मिल पाए उसको, जिसे श्रृंगार की कविता कहते हैं, वो कभी नहीं आई सर मेरे, क्यों नहीं आई मुझे। मतलब मैं सोचती हूँ कि आप जैसे लोगों से पूछूं कि क्यों नहीं आई होगी, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, लेकिन इस हाँ। पर इस पर सुनिए डॉक्टर साहब, जी जी। मिस्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी ने बहुत अच्छा कहा, कह रहे हैं कि हाँ जी। प्रणव जी स्वयं ईश्वर रचित प्रेम गीत है। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह, बहुत क्या बहुत बधाई बात। आपको, बहुत ओह बहुत धन्यवाद। थैंक यू बद्रीनाथ जी। मैं तो ऐसे ही आपकी जबरदस्त फैन हूँ। एक बार हम कानपुर में भी मिले थे, माधवी लता जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ था, वहां भी थे मिश्र जी, और मैं भी गई वहां पे। तो मतलब कई बार उनसे मुलाकात हुई, मेरा सौभाग्य है। इतने सुंदर गीतकार हैं वो तो, मैं क्या बोलूं, मैं तो बस कृतकृत हो गई सर, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के। और ये तो, पर हाँ, शायद प्रणव मेरा नाम है तो शायद कुछ रहा होगा मालूम नहीं मुझे। चलिए इसी बहाने एक और गीत हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी 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 जी। अब मैं एक सुनाना चाह रही थी आपको, दरअसल वो निकालना चाह रही हूँ कि हाँ देखिए, वो प्रणव के ऊपर सुनाती हूँ आपको गीत। वैसे यहाँ पे जितने मेरे परिचित बैठे हैं ना, वो मुझे बहुत पिटाई बनाएंगे, वो ये कहेंगे कि दिमाग खराब कर दिया ये गीत सुना सुना के। लेकिन अभी मेरा शायद ये नहीं, पिछले साल लिखा गया। देखिए इस हाँ मंच जी। पर बहुत सारे मित्र नए हैं,
जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, जी, जी, और जी। हो सकता मैं भी पहली बार सुनूंगा वो गीत, इसलिए जी, आप जी। बेझिझक सुनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी, ठीक सुनाइए, है। आपका स्वागत है हाँ, डॉक्टर साहब। ये अभी शायद कुछ 6-8 महीने पहले लिखा गया होगा, साल भर भी नहीं। पता जी नहीं जी। क्यों एक दिन बैठे-बैठे ऐसे आया और फिर ये गीत अपने आप बना। प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो, प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और बात हो तो। जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं कि कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे प्रणव को वो प्रणव अगर मिल जाए तो बात क्या है। प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और बात हो तो, कबीरा उतर जाए चुपके से दिल में, कबीरा उतर जाए चुपके से दिल में, रूहानी अगर प्रेम बरसात हो तो, रूहानी अगर प्रेम बरसात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो, न जन्मों का बंधन न तन आरज़ू हो, न जन्मों का बंधन न तन आरज़ू हो, न हीरे न मोती फ़क़त बंदगी हो, न हीरे न मोती फ़क़त बंदगी हो, चुरा लूँ जो खुद से खुदी को यूं चुपके, अगर प्रेम की ही हर रात हो तो, अगर प्रेम क्या की बात है। ही हर रात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और बात हो तो। और दुनिया के ऊपर ये कुछ कहने की कोशिश की है। ये आपका स्वागत है। पहरों की दुनिया, ये फेरों की दुनिया, ये पहरों की दुनिया, ये फेरों की दुनिया, अगर पा सकूं मैं यहाँ मोक्ष तो फिर, अगर पा सकूं मैं, या आना ही ना पड़े ना इस दुनिया में, यहाँ मोक्ष तो फिर, न कोई कसक हो प्यार फकत हो, न कोई कसक हो प्यार फकत हो, ये शाश्वत है नियम अगर ज्ञात हो तो, ये शाश्वत है नियम अगर ज्ञात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो मुलाकात तो, हो तो, क्या रहें बात है। दोनों खामोश और बात हो तो, मैं जी जाऊं सबके दिलों में हमेशा, मैं जी जाऊं सबके दिलों में हमेशा, मैं आंखों के आंसू अगर पी सकूं तो, आंखों के आंसू अगर पी सकूं तो, ये कागज की कश्ती भी पार करेगी, ये कागज की कश्ती भी पार करेगी, यदि दिव्यता की मधुर रात हो तो, यदि दिव्यता की मधुर रात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और बात हो तो। और कुछ धरती के लिए कहने की 4 पंक्तियां कोशिश की है। ये धरती हमारी, हमें जब तक धरती पे है तब तक तो उसे प्यार करना होगा। ये ये जरूरी है, धरती जरूरी है, हमारी, जरूरी है। हमें जहाँ से प्यारी, ये ब्रह्मा की विष्णु की शिव की दुलारी, उन्होंने भेजा है। ये धरती हमारी हमें जहाँ से प्यारी, ये ब्रह्मा की विष्णु की शिव की दुलारी, ये रचना उन्हीं की उन्हीं का सहारा, ये रचना उन्हीं की उन्हीं का सहारा, यदि सबके सिर पे वही हाथ हो तो, क्या बात है, यदि क्या बात है। सबके सिर पे वही हाथ हो तो, प्रणव से प्रणव की ओके। मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और बात हो तो, कबीरा उतर जाए चुपके से दिल में, कबीरा उतर जाए चुपके से दिल में, रूहानी अगर प्रेम बरसात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत आपके, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। मैंने अहमदाबाद में भी आपके गीत सुने थे, तो इसलिए मैं बहुत प्रभावित हुआ। और
एक और बात उसमें डॉक्टर साहब ये है कि आप जो सस्वर पाठ करती हैं ना, उसमें गीत में पूरे प्राण आ जाते हैं, और बुद्धिनाथ मिश्र जी लगातार जुड़े हैं, आपकी बहुत प्रशंसाएं कर रहे हैं। बहुत सारे सर मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, सर बहुत सारे मित्र। मैं निहाल हो गई, बुद्धिनाथ मिश्र जी यहाँ आए तो मैं तो निहाल हो गई सर। बहुत बढ़िया। मेरी मेरी मैसेज दे दीजिए उनको कि मैं तो पगला गई उनके उनका नाम नहीं, देख वो के। तो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो मैसेज क्या, वो तो लगातार आपके लाइव कार्यक्रम में इस समय जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। एकदम मैं नाम, क्योंकि ये एकदम इतनी तेजी के साथ वो नाम चल रहे हैं। जी जी बाद जी में जी डॉक्टर साहब देखिएगा, और मेरा निवेदन है जी कि जरूर, कार्यक्रम के बाद आप उनके जो कमेंट्स हैं उनको आप रिस्पॉन्ड करिएगा, बिल्कुल उनको बिल्कुल आप अपनी टिप्पणी से उत्तर दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल अच्छा, आपने डॉक्टर साहब गीत लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, आपने कहानियां लिखी हैं, बच्चों के लिए विशेषकर आपने क्या मतलब क्या प्रमुख कार्य रहा है आपका जो बाल सर साहित्य में है? जी। जी जी सर, एक्चुअली क्या है, बच्चों के लिए मैंने पुस्तकें नहीं छपवाई। मैं मातृ भारती पे लगातार वहाँ की लेखिका हूँ, और मुझे खुशी है कि वहाँ पे बहुत पाठक मिल रहा है मुझे। और क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी साहित्यकार है, कुछ कहना चाह रहा है, जो चीज़ वो उसके पास तक पहुँचे, जो सुन सके उसे और समझ सके। तो एक्चुअली क्या होता है, जब मैं दादी नानी बनी ना, तो मेरा जब बर्थडे होता था तो बच्चे केक लाते थे और कहते थे नहीं इस पे दादी लिखेंगे, कुछ बोलते थे नानी लिखेंगे, तो दो बच्चे बोले नानी लिखेंगे, दो बोले दादी। अरे मैंने कहा छोड़ो ना, दानी लिखो ना, आई फाइंड द न्यू वर्ड, दानी ये तो लिखो। जी। तो मैंने दानी शब्द उनको दे दिया, और उन बच्चों ने फिर से वो मेरे बर्थडे केक पे दानी लिखना शुरू किया, और कभी भी बोले तो माय डियर दानी, दानी से शुरू। फिर मैंने ये शुरू ही उसकी जो सीरीज शुरू की ना, मैंने दानी की कहानी से शुरू की। तो दानी की कहानी वो मेरी सीरीज चल रही है, और मैं सोचती हूँ चलती रहे, जितनी चलेगी, जितनी लंबी चलेगी, अच्छा है, लोगों के पास पहुंचती हैं। मैं प्रयास करती हूँ उसमें कि जैसे कुछ मुहावरे हैं या जो कुछ नई चीजें हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकूं उस कहानी के माध्यम से, कि दानी ने हमें कैसे समझाया उन चीजों को, मुहावरों को समझाया, नई बातों को समझाया, प्रेम को समझाया, करुणा को समझाया, लड़ाई कैसे खत्म करते हैं उन्हें समझाया। तो ये सब मेरा एक प्रयास रहता है। मैं कितनी सफल हो पाती हूँ इसमें मैं तो नहीं जानती सर, बस ये है दानी की तो कहानी का। बच्चों के लिए कुछ गीत भी लिखे होंगे आपने? हाँ, बच्चों के गीत लिखे तो थे, लेकिन इस समय मेरे पास इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। जी जी जी। कहीं ज़रूर तो हैं, पर मेरे इस जो मेरा ये खुला हुआ है ना, इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। नहीं, इसके कोई ऊपर बात मेरे नहीं, तो उसके बाद उसके बारे में हम बातचीत बाद में करेंगे। जी, जी, तो जी। अच्छा, ये बताइए, विवाह के बाद तो आप हाँ गुजरात सर, में मैं ही एक सुनाती हूँ बच्चों का गीत। 1 मिनट, 1 मिनट, मुझे सुनाइए, याद आ सुनाइए, गया। आपका आपका मैंने स्वागत है, स्वागत है। मैंने सुनाइए अपनी आपका। पोती के लिए लिखा था, उसके स्कूल में वो था, तो वो खाना नहीं खाती थी ना, तो मैंने उसके लिए लिखा था कि चंपक चूहा चला मदर से, खटपट करता निकला घर से, माँ ने दिया था फूड, उसका नहीं था मूड, बोला मैं ना खाऊंगा, वापस घर ले आऊंगा, क्यों देती हो मुझको फूड, बन जाता था वह तो रूड, मम्मी तो हारी बेचारी, बच्चा उसकी जिम्मेदारी। एक दिन जाता था स्कूल, उस दिन पवन बहुत ही कूल, पेड़ के नीचे जा बैठा, भूख लगी थी पर था ऐठा, मौसी पहुंची म्याऊं म्याऊं कहने लगी तुझे को खाऊं, चंपक भूल गया अवस्था, भागा भागा सांसें लेता, चिपटा वो मम्मी से जाकर, मम्मी ने पूछा घबरा कर, बोलो बेटा क्या है बात, कुछ ना पूछो बात बात, मुझे बना के दे दो भात, अब मैं खाना खाऊंगा, ताकतवर बन जाऊंगा, फिर सबसे बच पाऊंगा। मैंने प्रयास किया कि बच्चे को ये बताऊं कि फिर सबको मार भगाऊंगा नहीं कहूं, मैं सबसे बच पाऊंगा, यानी कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं अपने आप को तंदुरुस्त रख पाऊंगा, ये मेरा मैसेज था। तो मुझे याद आया, हाँ, मेरी एक पुस्तक है बच्चों के लिए जो पब्लिश है, चंपक चूहा एवं अन्य कविताएं, वो मैंने बच्चों को, उनके मेरे चारों बच्चों की तस्वीरें भी हैं उसके अंदर, मेरी तीसरी जनरेशन की। और मुझे याद आ गया, आपने याद दिलाया, मैं भूल गई थी, सॉरी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर साहब, बहुत सारे मित्रों की ये सूचना मिल रही है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन ये है कि जो लिंक आपने उनको भेजा है, जी उसको जी टैप करने के बाद उस पेज को वो लाइक करें और साथ में फॉलो करें, तो वो पेज खुल जाएगा उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे साथ इस समय लगभग 30-40 मित्र जुड़े हुए हैं जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं,
और बुद्धिनाथ मिश्र जी कह रहे हैं कि मैं तो इस समय यात्रा में हूँ और आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ। अरे तो जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आप बहुत लगातार सुन धन्यवाद रहे सर। हैं प्रणव भारती जी को। मैं मित्रों को बहुत सर बताना धन्यवाद चाहूंगा आपका, कि बहुत इस समय धन्यवाद। हमारे बीच में अहमदाबाद से जुड़ी हैं डॉक्टर प्रणव भारती। बहुत अच्छी गीतकार हैं, बहुत अच्छी उपन्यासकार हैं, कथा साहित्य बहुत ही विपुल मात्रा में आपने लिखा है और बाल साहित्य पर तो बातचीत हो ही रही है। लेकिन आपकी एक और विशेषता ये है कि आपने अनुवाद कार्य बहुत किया है। अनुवाद कार्य में क्या, उसका क्या बैकग्राउंड है डॉक्टर साहब? ये सर ऐसा हुआ जब मैंने पीएचडी किया गुजरात विद्यापीठ से, तो वहाँ पे एक हमारा सब्जेक्ट भी था गुजराती से हिंदी में, एक पेपर था एक उसमें। तो मैंने वो गुजराती से हिंदी में तो मैं ठीक हो गया, वो मेरा उसमें मैंने टॉप कर लिया। कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ कभी भी पढ़ाई में और मैं पता नहीं कैसे मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई, जो भी कुछ है। तो ये मुझे एनआईडी से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से मेरे पास ऑफर आई कि प्लीज आप, बॉम्बे का एक काम है जो कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का काम, जो नेहरू जी की जो पुस्तक है, वहां पे एग्जीबिशन लगानी थी उनको, तो उसके लिए उनको सब अंग्रेजी से हिंदी में सब वो करना था उनको। परमानेंट एग्जीबिशन होती है ना जो बॉम्बे में, वो थी। तो उसका काम एनआईडी के पास आया और एनआईडी ने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप करेंगे ये काम। तो मैंने कहा हाँ करूंगी। उन दिनों तो मैं खाली थी, तभी पीएचडी करके निकली थी मैं, एक दो लोगों से, एक दो इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी बस। तो मैंने फिर वो काम शुरू किया और कुछ गुजराती मैंने उपन्यासों का भी, कुछ लोग केशु भाई देसाई हैं उनके मैंने उपन्यास का भी किया था। उस समय खाली थी, कुछ कर नहीं रही थी ज्यादा, बस अपना जो ओरिजिनल मेरा राइटिंग था वो चल रहा था। तो ये साथ में मुझे होता रहा, इससे मुझे थोड़ी धन प्राप्ति भी होती रही। तो फिर मुझे एनआईडी से जब मुझे पता ही नहीं था कि वो काम इतना अच्छा निकलेगा, तो वो बम्बई गया, वहां से एनआईडी में कुछ एप्रिसिएशन लेटर आया होगा, मुझे तो पता नहीं है। तो मेरे पास एनआईडी से फोन आया कि वुड यू लाइक टू जॉइन अवर इंस्टीट्यूट। तो मैंने कहा है, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट में मुझे कोई फोन पे बोल रहा है। मेरे लिए मिरेकल था सर, ये बिल्कुल मिरेकल था। मैं बिल्कुल इस योग्य नहीं थी कि मैं वहां पे, एनी हाउ मुझे बुलाया गया वहां पे। और फिर मुझे हिंदी का काम मैंने किया वहां पे। और जो मैंने आपको, जो आपने मुझसे पूछा कि हिंदी जो अधिकारी का काम भी मैंने वहां पे किया, फिर वहां पे मुझे पूरी सुविधाएं भी मिली। तो मैं, वहां बच्चे फिल्म बनाते थे तो मैं उनको डायलॉग्स भी देती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद भी करना पड़ता था, गुजराती से हिंदी में अनुवाद भी करना पड़ता था। तो वो सब यात्रा इस तरह से चलती रही। और कार्यक्रम तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बार मैंने वहां पे कवि सम्मेलन रखवाया। तो क्या मैंने कहा बात है? कि, मैंने कहा अरे मैं हमेशा जाती हूँ सबके पास, अभी अभी मेरे पास में अब वो है, ये पद है, तो मुझे इसका वो उठाना चाहिए, इसका लाभ। तो मैंने वो रखवाया मैं, तो उन्होंने मैंने सभी डिपार्टमेंट में भिजवा दिया सभी। वो तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो वहां से आप यकीन नहीं करेंगे, 12 कवि थे और 7 श्रोता थे। और वो भी ऐसे थे कि जो 12 मतलब जो कवि और 7 श्रोता बस? 7 श्रोता पूरे ऑडिटोरियम में। और फिर मैं तो लेकिन अपने उनसे मैं तो पीछे पड़ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे तो एनआईडी के बने हुए बैग्स चाहिए इन लोगों के सबके लिए। फिर एनआईडी के बैग्स की बहुत वैल्यू होती थी उस समय, लेदर बैग्स थे। मैंने फिर वो उनके लिए मंगवाए करे, एनीहाउ, बट मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, 7 हो तो 7 से, इसमें क्या हुआ। तो हम 12 ने एक दूसरे को सुनाया। और वो 7 लोग वहां पे, बल्कि एक मुस्लिम लड़का था, वो अच्छा लिखता था। उसका एंड कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसे बाद में उसको वो कर दिया गया था, मिसफिट कर दिया गया था। पर वो मेरे पास बहुत आया करता था, मैं नाम भी भूल रही हूँ अभी तो उसका। वो अच्छा लिखता था, काफी अच्छा लिखता था। तो कहता मैडम मुझे आपके पास बैठना है। तो कई बार आके वो आधा घंटा 1 घंटा मेरे पास। तो इस तरह के नए नए एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत ज्यादा हुए सर। मुझे आईआईएम से एक्सपीरियंस हुआ, मुझे इसरो से एक्सपीरियंस हुआ। आईआईएम में 7 साल उनके साथ में जुड़ी हुई थी। वो क्या कोई बात है? इतना बड़ा काम नहीं था। वो जैसे आपको पता है रंगोली कार्यक्रम पहले आता था, जो तो आता उसमें था, बिल्कुल बिल्कुल। जो स्क्रिप्ट्स होती थी ना नीचे जो लिखे हुए, जो उनके वो बहुत गलत आती थी। तो फिर वहां से मुझे बुलाया गया कि इसके लिए आपको करेक्शंस के लिए, एक तरह से मुझे कुछ खास उसमें करना नहीं जो था, जो लेकिन उसके कैप्शन होते थे, कैप्शन जो कैप्शंस आते होते थे। थे। हाँ जी। जी तो जी जी। उसके लिए वो बॉम्बे से जाता था दिल्ली, दिल्ली से जाता था अहमदाबाद, अहमदाबाद से आता था मेरे पास। तो ऐसे इस तरह से मेरा जुड़ाव आईएम से रहा। इसरो से रहा मेरा 7-8 साल, क्योंकि सीरियल लिख रही थी।
एनआईडी से कई साल रहा, तो इस तरह से मैं कहीं पे भी स्थिर नहीं रही, ऐसे ही बस भटकती रही जगह जगह। नहीं, ऐसा लेकिन शुरुआत तो आपने देखी है ना, आपने सबसे पहले जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में किया, अंग्रेजी में। तो हाँ जी, आपको लगा नहीं कि अंग्रेजी में भी लिखना चाहिए, या मैंने लिखा सर, मैंने लिखा। लिख जी, हाँ, जी। वो लिखा कैसे मैं बताऊँ आपको। पहले तो मैं छोटी-छोटी सी रचनाएँ लिखती थी 4-4 पंक्ति की। दरअसल मुझे सोनेट्स का बहुत इंटरेस्ट था। क्या मैं बात है! सोनेट्स उस समय, हाँ, लेकिन मैंने बहुत कम लिखा, क्योंकि शेक्सपियर, मिल्टन सब उन लोग को पढ़ती थी मैं उस समय। तो थोड़ा-थोड़ा लिखती थी, लेकिन मेरे घर का वातावरण जो था ना, अम्मा हिंदी में लिखती थी, तो नेचुरली मैं धीरे-धीरे हिंदी में उतर आई। पढ़ना अलग चीज़ होती है, लिखना अलग चीज़ होती है। लेकिन एक बार मेरा यूके जाने की एक मेरा मेरा अवसर मिला मुझे, तो मुझे कुछ टाइप वाइप कुछ आता नहीं था। मैं एक लेमिंगटन स्पा की लाइब्रेरी में बैठी थी, तो वहाँ एक कैनेडियन लेडी आई और उन्होंने मेरे से कहा कि उन्होंने मुझे एक मैगज़ीन दिखाई, दिल्ली प्रेस की, और मेरी उसमें तस्वीर थी। उन्होंने मेरे से पूछा, "इज़ इट यू?" मैंने कहा, "हाँ, ये यहाँ पे कैसे है?" क्योंकि वहाँ तो सारे ब्रिटिशर्स थे। मुश्किल से उस शहर के अंदर 4 या 6 लोग गुजराती होंगे, और 4-6 लोग वो होंगे, पंजाबी होंगे, बाकी सारे ब्रिटिशर्स थे। तो मैंने बोला, ये कैसे? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पास तो सब मैगज़ीन्स आती हैं, एंड डू यू राइट इन इंग्लिश ऑल्सो? मैंने कहा, यस, समटाइम आई यूज्ड टू राइट। तो उन्होंने मुझे ले जाके कंप्यूटर पे बिठा दिया, लिखिए हमारे लिए। और मैंने कहा, मुझे तो कंप्यूटर का भाई सी भी नहीं आता, मैं कहाँ क्या लिखूंगी? तो उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बिठाया, मेरा मेल अकाउंट बनाया, और मेल अकाउंट बना के फिर मैंने उनके पास जा जाके, या कभी घर पे भी थोड़े थोड़े से, कहाँ ए है कहाँ भी है, ऐसे कर करके मैंने उन्हें 45 रचनाएं दी अंग्रेजी की, जिसकी उन्होंने मुझे बुकलेट बना के दी। और जब मैं यहाँ क्या पे बात आई है! तो ससम्मान, उन्होंने, बहुत बहुत प्यारे लोग थे, एंड शी वाज अ कैनेडियन लेडी। तो इस तरह से इसे लिखना तो नहीं मैं कह सकती कि मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा हुआ सर। नहीं, कुछ सॉनेट कुछ तो है ना, कोई रचना है, 1-2 तो वो नहीं, सुनाइए कोई थोड़ा। इस समय नहीं कोई सर, इस समय तो कोई वो बुकलेट भी नहीं है अभी तो मेरे पास में, बुकलेट भी अच्छा, नहीं है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे जी, जी, जी। वो ये मैं, ममता किरण जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। अच्छा, जो आपका बहुत बहुत कार्यक्रम देख नमस्कार, रही है। जी, जी, जी। बहुत बहुत नमस्ते ममता जी, नमस्कार बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से प्रदीप उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अनिता जी लगातार जुड़ी हैं। बहुत बढ़िया, ममता बहुत जी से भी अच्छा। मुलाकात हुई थी सर। यहाँ पे ममता जी और वाजपेयी जी आए थे अहमदाबाद में, तो यहाँ मुलाकात हुई थी उनसे, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर बल्कि वाजपेयी जी ने एक बार मुझे बड़ौदा भी बुलाया था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य उस समय ऐसा नहीं था कि मैं इतनी दूर का सफर कर सकती गाड़ी में, तो मुझे क्षमा मांगनी पड़ी उनसे, ऐसा। तो इन सब लोगों से परिचय तो है, और ये लोग तो अरे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, डॉक्टर साहब, शादी से पहले तो आप उत्तर प्रदेश में थी, और शादी के बाद आप गुजरात में आई। अब आप जी, अपने आप को कहाँ की समझ रही हैं, उत्तर प्रदेश की या गुजरात के? इतने साल हो गए अब आप गुजरात में सर, आपको। मेरी शादी देहरादून में हुई थी, अच्छा, देहरादून शादी मेरे देहरादून में इन-लॉज़ हुई थे। थी। जी, 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 जी। फिर तो बाद में लेकिन गुजरात में। जी। हाँ, लेकिन मैं तब से गुजरात में ही हूँ, तो मैं तो गुजराती भी हूँ, मैं भारत की हूँ ना। ना, मैं भारत की तो है, लेकिन अच्छा, बस इसका गुजराती भाषा पर तो आपका कमांड हो गया होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या? बोलती हूँ तो मेरे से गुजराती लोग बोलते हैं, हिंदी में बोला करो ना बहन, अच्छा नहीं बोलती हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या बात હું है, क्या बात है। बोलूं છું खरू, ऐसा नहीं है, लेकिन देयर आर सो मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स व्हेन आई स्पीक। बहुत अच्छा, गलत अच्छा। बोलती हूँ मैं, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ उनसे कि ठीक है, फिर नहीं नहीं, आप हिंदी में बोला करो। ऐसा होता चलिए, है सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब आप एक और गीत की बारी है। तो अब आप एक गीत सुनाइए और बहुत अच्छा लगेगा। जी सुनाती हूँ, निकालती हूँ। ये मैं ऐसे पढ़ देती हूँ, मैं ये गीत पढ़ देती हूँ। 5 तत्व का सुगढ़ खिलौना, 5 तत्व का सुगढ़ खिलौना, कितना सुंदर चतुर सलोना। 5 तत्व का सुगढ़ खिलौना, कितना सुंदर चतुर सलोना। माटी की काया है जाने, अहम भरी गांठें पहचाने। माटी की काया है जाने, अहम भरी गांठें पहचाने। फिर भी जीवन की हर गति में कुछ ना कुछ हम खोते रहते। क्या सांसों बात है! में आहें भरकर फिर जीवन भर हम रोते रहते, जीवन भर हम रोते रहते। हम नाटक में फंसते रहते, हम नाटक में फंसते रहते।
बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति। जी जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जी जी, वाह वाह। प्रेम और संवेदन मानो फंसे हुए हैं मकड़ी जैसे। प्रेम और संवेदन मानो फंसे हुए हैं मकड़ी जैसे, तृष्णा के हिंडोले चढ़कर राग द्वेष में रंगते ऐसे। प्रेम और संवेदन मानो फंसे हुए हैं मकड़ी जैसे, तृष्णा के हिंडोले चढ़कर राग द्वेष में रंगते ऐसे, जैसे पट्टा अमर लिखाकर। जैसे क्या पट्टा बात है। अमर लिखाकर लेकर आए हैं ऊपर से। जैसे पट्टा अमर लिखाकर लेकर आए हैं ऊपर से। स्वप्न धूसरित होते रहते, हम नाटक में फंसते रहते। वाह वाह स्वप्न वाह, बहुत सुंदर, बहुत दूसरित बढ़िया। होते रहते, हम नाटक में फंसते रहते। और जीवन की मरुभूमि में जब, वाह जीवन वाह। की मरुभूमि में जब चलते चलते धंसते पांव, जीवन की मरुभूमि में जब चलते चलते धंसते पांव, स्मृतियां ले जाती हैं ढोकर, छाले पड़ जाते हैं पांव। दूर कहीं टीले दिखते हैं, दिखता पथरीला सा गांव। दूर कहीं टीले दिखते हैं, दिखता पथरीला सा गांव। विगत कर्म से आहत होते, स्मृति के फन डसते रहते, हम नाटक में फंसते रहते, हम नाटक में फंसते रहते। बहुत अच्छा जी, वाह वाह वाह। वो क्या, डॉक्टर डॉक्टर मिश्रा जी तो लगातार, बुद्धिनाथ जी तो लगातार आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत उनका बहुत धन्यवाद है सर, बहुत धन्यवाद है उनका। मैं सर, मुझे एक चीज़ एक याद आई है। जी जी। मिश्र जी भी थे उसमें बड़ौदा के कार्यक्रम में, जब बेचैन जी जब वो सागर और नदी वाली जब वो सुनाते थे कविता, तो एक अलग तरह का ही उनका मूड हो जाता था। तो उसमें भी उन्होंने वो सुनाई, और रात में जब हम अपने अपने कमरों में गए तो मेरे दिमाग में वो नदियाँ और सागर लहराते रहे। तो मैंने अगले दिन सुबह नाश्ते पे उनसे कहा, मैंने कहा सर, मैंने आपके नदी और सागर चुरा लिए हैं। मेरे दिमाग में है कि नदियाँ ही क्यों आई सागर से मिलने, सागर को कुछ पता नहीं चलता क्या? अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो मेरी कुछ पंक्तियां बनी थी, फिर जब वो घर पे आए थे तब मैंने उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि सुनाइए अगले दिन सुबह। तो मैंने कहा नहीं, अभी वो परिपक्व नहीं, मैं नहीं सुना सकती, बहुत कच्ची है। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने उन्हें समर्पित की, अब तो वो है भी नहीं, तो उन्हीं को समर्पित है ये रचना, अगर आप तो कहें इसका तो मैं। सस्वर पाठ करिए इसका, बहुत बढ़िया। जी जी। तृप्त सागर के सिराने, तृप्त सागर के सिराने, एक नदिया अनमनी है। तृप्त सागर के सिराने, एक नदिया अनमनी है। झूमते बादल समेटे, सूर्य की एक हथकड़ी है। तृप्त सागर के सिराने, एक नदिया अनमनी है। झूमते बादल समेटे, सूर्य की एक हथकड़ी है। तृप्त सागर के सिराने। और आज की स्थिति पे कुछ कहने का प्रयास किया कि ना कहीं शैशव की हलचल, ना कहीं यौवन है बांका। ना कहीं शैशव की हलचल, ना कहीं यौवन है बांका। बिंध गया है मन सलोना, पीर ने चुपके से झांका। बिंध गया है मन सलोना, पीर ने चुपके से झांका। सांझ ना गदराई सी है, रात में चुप्पी बड़ी है। सांझ ना गदराई सी है, रात में चुप्पी बड़ी है। तृप्त सागर के सिराने, एक नदिया अनमनी है। और अंतिम पंक्तियां इसकी। क्या बात है, किस क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। किस प्रतीक्षा में खड़ा नदिया का ये बैरागी मन है। किस प्रतीक्षा में खड़ा नदिया का ये बैरागी मन है। सेतुओं की बात क्या है, जिंदगी तो आचमन है। सेतुओं की बात क्या है, जिंदगी तो आचमन है। सेंध किसने है लगाई, सेंध किसने है लगाई,
यूं तो राहें अजनबी हैं, से क्या बात है। किसने है लगाई, यूं तो राहें अजनबी हैं, तृप्त सागर के सिराने एक नदिया अनमनी है, झूमते बादल समेटे सूर्य की एक हथ कड़ी है, तृप्त सागर के सिराने। वाह वाह वाह। सागर और नदी उनसे शब्द लिया है, क्या नहीं, लेकिन लेकिन चुराया है उनसे। जो आपने फिर बाद में इसकी रचना की है बहुत सुंदर है। और देखिए ना शब्दों के साथ कैसे खेला है आपने और किस तरह से वो भाव उभर के आ गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना है, बहुत बढ़िया। और इस बीच में डॉक्टर प्रतिभा जैन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी नाटककार और कवित्री है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद। प्रमिला कौशिक जी हमारे साथ, ममता किरण जी लगातार जुड़ी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साहित्येतर की बात कर रहा हूँ। आपकी तो कथक नृत्य में बहुत अच्छी रुचि रही है और भारतीय शास्त्रीय और सुगम संगीत में भी। तो क्या राज है इसका? क्या आप समानांतर लगातार ये भी सीख रही थी? क्या क्या कहानी है इसकी? हाँ सर, मैंने जैसे बताया, मैं जब मुजफ्फरनगर में थी तब मैंने कथक सीखना शुरू किया था। हमारे शिवदत्त जी थे जो बनारसी घराने के, कहीं मुझे उनके गुरु का नाम याद नहीं है। तो छोटी जगह थी, छोटा क्लब था, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे म्यूजिक का और ये। तो मैंने वहाँ शुरू किया था, तो कुछ वर्ष सीखी। उसके बाद में अभी भी कोई अगर कथक करता है तो एक देवेश करके लड़का है जिसकी बहुत रील्स आती हैं, मुझे बड़ा पसंद आता है, मैं बहुत देखती हूँ उसको। तो एक बार उसने कुछ लिखा तो मैंने कहा कि बेटा मैं 76 की हूँ और उस जमाने में भी मेरे मतलब बहुत दिनों से मेरे पैर, अभी भी मुझे लगता है कि मैं खड़ी हो जाऊं, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज तो है नहीं। तो ये तो बहुत पुरानी बात है सर। कथक में अभी भी रुचि है, रुचि होना और करना दोनों में तो बहुत अंतर है सर। तो बहुत अंतर है, सही बात है। जी कुछ जी भी जी। नहीं है मेरे पास में, और म्यूजिक भी तब किया था। तो मेरे जो गुरुजी थे वो ये कहा करते थे, मैं इमली के पेड़ पे चढ़ जाती थी। मैं एक संस्करण सुनाती हूँ, मैं सबको सुनाती हूँ ये बात। मैं क्लब में घुस के, एक इमली का पेड़ था बहुत बड़ा और उसके सामने हमारे गुरुजी का ऊपर उनका निवास था, मतलब कक्षा लेते थे वो, और सामने हॉल था जिसमें हम कथक करते थे। तो मैं कहीं भी जाने से पहले सबसे पहले इमली के पेड़ पे चढ़ जाती थी, और वहाँ वो अच्छा। हरे रंग के कटारे होते हैं, लंबे लंबे सूखे कटारे। तो ऊपर चढ़ के मैं वहां से वो तोड़ती रहती थी और सब फ्रेंड्स आ जाती थी, हमें दे प्रणव, हमें दे, तो मैं तोड़ के देती रहती थी। तो मास्टर जी वहां से देखा करते थे, हम उनको मास्टर जी कहते थे, जो कथक के मास्टर जी थे। तो उन्होंने एक दिन देखा मुझे और अपनी फ्रॉक की जेब में भर लिया और छिपा देती थी मैं अपना बरामदे में जाके। तो वो जब मैं आती थी मुझे कभी मिलते नहीं थे। तो एक दो बार मैंने जेब में ही रख के और कथक करना शुरू किया। तो एक दिन तोड़े बोड़े याद नहीं थे, तो मास्टर जी ने कहा कि अच्छा तुम्हें बहुत शौक है बेटा वहाँ पे प्रणव कथक पे पेड़ पे चढ़ने का। सर बहुत शौक है। अच्छा तुम जाओ ना जरा वहां से एक संटी तोड़ लाओ मेरे लिए। मैंने कहा सर ठीक है। मैं भागी भागी गई, वहां से तोड़ के ला गई। उन्होंने कहा हाथ दे। हाथ दिया उनको तो उन्होंने अच्छी से लगाई 3-4, और फिर वो उनके पास परमानेंट हो गई और वो वहां पे रखी गई। उन्होंने फिर मुझे, सारी मेरी दोस्तों ने मुझे बहुत डांट लगाई, तेरी वजह से ये हमको अभी भी खानी पड़ती है जब हम ठीक नहीं करते हैं। तो ये मुझे अचानक ये याद आ जाती है, कुछ चीजें संस्मरण याद आ जाते हैं। तो बहुत शैतान बहुत थी सर, मैं आज भी हूँ बहुत शैतान। क्या मैं बात मैं है, बहुत। मैं अपनी मैरिड वो लाइफ में भी शैतान ही रही। मेरे पति बहुत अच्छे थे बेचारे, जो उन्होंने मुझे टॉलरेट किया। नहीं नहीं, देखिए इसीलिए भुजंग मिश्र जी ने बहुत अच्छा लिखा है, आपके स्वर में आज भी वही खनक है, बलिहारी जाऊं। हाय हाय। मिश्र जी मैं बलिहारी जा रही हूँ। अरे अब बाबा बाबा बाबा। वो आनंद ले रहे होंगे इस समय, वो जा रहे हैं भोपाल जा रहे हैं तो हंस रहे भी होंगे, कह रहे होंगे जी अरे प्रणव बाबा, जी बहुत बहुत क्या कह धन्यवाद रहे, मैं मिश्र जी। यात्रा में हूँ तो कार्यक्रम हाँ, आपका देख रहे हैं। अरे डॉक्टर क्या साहब बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, प्रणव जी के साथ बातचीत में बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए देखिए एक घंटा लगभग 9-10 मिनट निकल गए, पता भी नहीं चला। अच्छा ये बताए, अब ये बताइए, और अभी आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लग रहा है? अभी एक साहित्यकार के रूप में, एक कवयित्री के रूप में अभी कितना लिखना बाकी रह गया है? अभी कितना पेंडिंग है? क्या लग रहा है आपको?
ऐसा है सर, मेरी मैं बहुत सारी एडिटिंग्स चल रही हैं मेरी अभी, और किताबें बहुत आ जाती हैं सब लोगों की, तो मैं किसी को मना नहीं कर पाती हूँ, पर मैं लिख तो नहीं पाती। देखिए, मैं समीक्षक नहीं हूँ, क्योंकि समीक्षक का तो एक दूसरा रूप होता है, मुझे समझ नहीं आता। वैसे आई एम सॉरी टू से, वो समीक्षा नहीं होती दरअसल जो हम डालते हैं पुस्तक पढ़ के। समीक्षा का अर्थ है प्लस माइनस दोनों को बताना, और उसके लिए आपको योग्य सही होना बात है, चाहिए। बहुत अच्छी बात तो कही आपने। मैं उसमें योग्य नहीं हूँ, उसकी समीक्षा में मैं योग्य नहीं हूँ। इसके लिए मैं ये अपने आप को समीक्षक तो मैं कभी नहीं कहती। हाँ, ज़रूर मैं पढ़ती हूँ और उसकी प्रतिक्रिया देती हूँ, ये है। तो मैं अपने आप को ये तो कह सकती हूँ कि मैं उसकी प्रतिक्रिया में। अच्छा, दूसरी बात है कि जो किताबें मेरे पास आती हैं सर, मैं पढ़ नहीं पाती क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता लेखन की वजह से। लिखना इतना, अभी मुझे मातृभारती से इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि आपका हर सब्जेक्ट जो ना अलग है, कोई रिपीट नहीं हुआ आपका कोई सब्जेक्ट, तो इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा हो सकता है कि मेरे पास जीवन में इतने अनुभव रहे हों, और मुझे लगता है हर व्यक्ति के अंदर न जाने कितने उपन्यास छिपे हुए हैं, मेरे अंदर ही नहीं, न जाने हर व्यक्ति के। अगर आपका कोई एक पक्ष खुलता है तो उसकी फिर चीजें खुलती चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ। हाँ, जहां तक आपने लेखन की बात कही, मुझे तो लग रहा है पता नहीं मैं कितना लिख पाऊंगी या मेरे पास कितना जीवन है, लेकिन हाँ, अभी चीजें तो बहुत हैं सर लिखने के लिए। अभी खुली भी पड़ी हैं बहुत सारी चीजें लैपटॉप पे, कई सारे नहीं, और बल्कि क्या आपको आपको क्या लग रहा है कि कौन से विषय अभी ऐसे जो छूट रहे हैं आपसे, कि जिनको आप अनिवार्य समझती हैं कि लिखना चाहिए उन विषयों पर? देखिए, मुझे एक तो ना, मैंने अपने जो मेरे समय की कुछ चीजें हैं वो मैंने कोशिश की है लिखने की। उसका कारण ये रहा कि मुझे लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें पता नहीं है कि ये ऐसा भी हुआ करता था कभी। तो वो कैसे पता चलेगा उन्हें जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं। तो मेरी एक चंपा पहाड़न मेरी एक कहानी है, वो मेरे कहानी संग्रह में भी है। मैं उस व्यक्ति के साथ रही हूँ, और उस व्यक्ति ने मुझे मतलब बचपन में मैंने उनके साथ में वो जब अंग्रेजों का जमाना था, और वो किस तरह से वो लोग जाते थे वहां पे और महिलाओं का शोषण करते थे, तो ये सब पूरा उसमें से एक पात्र मेरे साथ बहुत जुड़ा रहा है। और मैं जब सब कुछ हुआ मेरी शादी वादी के उसके बाद में 17-18 साल बाद उसने मुझे झंझोड़ना शुरू किया रातों में। तो मुझसे पूछा भी जाता था कि ऐसे क्यों उठ के बैठ जाती हो, तो मुझे खुद पता नहीं होता था। पर इस तरह से वो पात्र झंझोड़ते हैं आपको कि मेरे बारे में लिख। तो फिर वो मेरी चंपा पहाड़न कहानी बनी। इसी प्रकार से कई सारे पात्र हैं जो मुझे झंझोड़ते हैं। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकती, मुझे लगता है कि आज के लोगों को पता होना चाहिए कि ये पहले भी हुआ है, आज भी है, और शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो शाश्वत हैं। तो शायद अगर उनको हम नहीं समझेंगे तो वो उनमें सुधार आने वाला नहीं है। आजकल जिस तरह की चीजें हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो केसेस हो रहे हैं, तो उनकी शिक्षा देना किस प्रकार से वो घर से उनको प्राप्त हो। क्योंकि हम स्वतंत्र तो क्या, हम एक्चुअली स्वच्छंद हो रहे हैं। स्वतंत्रता तक तो ठीक है, लेकिन जब स्वच्छंदता में बात चली जाती है तो बहुत सारी परेशानियां पैदा होने लगती हैं, और ये मुझे लगता है खुद ही समझना पड़ेगा। कोई स्वतंत्रता लेने में तो कोई बुराई है ही नहीं। हम तो उस जमाने, आपको बताऊं, मेरी माँ ने शास्त्री पास किया था अंग्रेजों के जमाने में, और वो अपने गुरुवर के साथ और अपने सहपाठियों के साथ में हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी गई थी एग्जाम देने शास्त्री का, अंग्रेजों के जमाने में। क्या बात उस है। जमाने में मेरी माँ ने घूंघट नहीं निकाला शादी में। वो जमाने की बात है, तो मैं तो उनकी बेटी हूँ, और अभी तो मेरे बच्चे आगे के, बल्कि मैं समझती हूँ जितनी स्वतंत्रता मुझे मिली है उतनी तो बहुत कम लोगों को मिल पाती है मेरे जमाने में। तो मुझे लगता है कि एक तो ये सब चीजें ये आवश्यक है बच्चों को समझाना। तो मैं एक उजाले की ओर मेरा चल रहा है उसके अंदर लगातार। पहले अखबार में चलता था, अखबार में लगभग 30-35 साल से मैं लिख रही थी अखबार में। तो वो रविवारी परिशिष्ट, तो उसमें थोड़ी सी चेतना की बातें, थोड़ी प्रेरणादायक थोड़ी बातें, कुछ संस्मरण आया तो वो भी उसके अंदर मैं डाल देती थी। अभी वो मातृभारती में चल रहा है। मेरी इच्छा है कि और युवा वर्ग पढ़ रहा है उसे, मुझे खुशी इस बात की है। तो अब आप ये कहें कि कितना है, तो बाकी तो बहुत कुछ है, पर मैं कितना कर पाऊंगी ये तो मुझे नहीं मालूम। ये ऐसी चीज है। नहीं, ईश्वर और से हम प्रार्थना करते हैं आपको दीर्घायु दे। अभी तो आपको बहुत कुछ लिखना है। ममता नहीं किरण जी सर, लिख रही है, मैं तो आपका कार्यक्रम अमेरिका से सुन रही हूँ। अरे जी। थैंक यू ममता जी। हाँ, मैंने मुझे आजकल मालूम आजकल है। वाजपेयी जी और ममता जी दोनों गए हुए अमेरिका में बैठे अमेरिका, हैं, हाँ मुझे और मालूम है। अमेरिका का आनंद ले रहे हैं, वहाँ के मौसम का। और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है कि
कोई ऐसी जो इस वार्तालाप के बीच में हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश की और हमारे मित्र बहुत सारे जुड़ गए हैं, कि कोई ऐसी बात रही जो अभी तक इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब आपके पास इतना भंडार है, मुझे पार्ट 2 करना पड़ेगा आपका इस इंटरव्यू का, इस बातचीत का। लेकिन कुछ लग रहा है इस समय कि जो अभी अनछुआ रह गया है जिस पर बात करनी ज़रूरी थी? सर मैं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने सारी बातें पूछ ली हैं और बहुत सारे गीत भी सुना दिए मैंने। ये मुझे गवाक्ष पे एक्चुअली उत्तर प्रदेश संस्थान का वो प्रेमचंद अवार्ड मुझे प्रेमचंद नामित अवार्ड मिला मुझे, लेकिन मैं उसको मुझे लगता है वो श्रेय मेरा नहीं है। मेरे एक मित्र थे एनआईटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में, मैंने उनके साथ बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं एनिमेशन की। ही वाज हेड ऑफ एनिमेशन। तो फिर वो चले गए थे यहाँ से, लेकिन जब दोबारा यहाँ पे मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में आई तो वो यहाँ के डायरेक्टर होके आ गए। तो मैं और वो दोनों कार से जाया करते थे, 55 मिनट्स का रास्ता था यहाँ से अहमदाबाद टू गांधीनगर इंस्टीट्यूट तक। तो मुझे एक कहानी सुनाया करते थे और कहते थे, प्रणव मैंने फिल्म इंडस्ट्री से भी बात कर ली है, वहाँ के कई लेखकों से, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस सीन को और तुम समझो इसे। तो मुझे समझिए आप लगभग 50-55 मिनट हम उसी बात पे चर्चा करते थे। उनके पिताजी मृत्यु के बाद में एक कोई उनको कुछ कहानी जैसे सुनाते थे और वो मुझे गोल 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 करके मुझे सुनाते थे वो बात कि देखो ऐसा है, देखो ऐसा है। तो मैंने कहा सर समझ में नहीं आती कुछ बात। एनी हाउ फिर उन्होंने कहा तुम देखो, मुझे विश्वास है कि तुम डायलॉग्स भी इसके लिख पाओगी, और क्योंकि तुमने इसका भी काम किया है, सीरियल का भी काम किया है और इसका वो कर। एनी हाउ हमने काफ़ी सारा काम किया, हमारी हर चीज़ तैयार हो गई। वो दोबारा से एनआईडी में चले गए थे, उनको रवि मुथई चेयर उनको अवार्ड हुई थी, तो वो साल भर के लिए वहाँ चले गए थे। तो सर आप सुन रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी, जी, जी। तो सर फिर हमारा सब कुछ पक्का हो गया, तय हो गया, हमने 15-20 कैरेक्टर्स भी वो कर लिए। लेकिन उसके बाद में हमारी 4 मीटिंग्स हुई थी, तब वो उनकी मृत्यु हो गई और फिर वो मेरे पास, मेरे हाथ में वो रह गया जो पूरा जखीरा मैंने संभाल के जो मैंने काम किया था। उनकी जो पीए थी उसने भी बहुत सारा मुझे मैटर निकाल के दिया था कि हम इसको इस तरह से आप कैसे यूज़ करेंगे, आप देख लीजिए। तो कैरेक्टर्स सब हर चीज़ हो चुकी थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो मुझे सब लोगों ने कहा एनआईडी में भी कि आप डॉक्टर भारती, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मेरा सवाल ही नहीं है इसमें घुसने का। ना मेरे पास फिनेंस है, ना मेरे पास लोग हैं, ना मेरे पास हेल्पिंग हैंड्स। मैं इसके अंदर घुस के अपने आप को मैं एक नाम तीर थोड़ी मैं चला लूंगी कोई कुछ। मैंने कहा ना, ये मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम केवल लेखन का है। फिर मुझे घर से कहा गया कि भाई आपके इतने अच्छे मित्र थे तो उन्हें कुछ श्रद्धांजलि तो दो। तब मैंने एक गवाक्ष लिखी, ये पुस्तक लिखी, और इसमें एक एक्चुअली ये एक जिसे कहते हैं एक काल्पनिक कैरेक्टर है कॉस्मोस, उसके ऊपर लेके एक कथा लिखी गई है। और फिर वो किस प्रकार से जमीन पे आके धीरे धीरे जमीनी हरकत से वो जो हकीकतों से वो प्रभावित हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतनी खराब नहीं है जमीन जितनी हमारे ऊपर इसको कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं, एक उसमें म्यूजिशियन भी आया, एक डांसर भी आई है, एक पंडित आया है जो सबको बेवकूफ बनाता रहता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें आए। ये वहाँ पे पसंद की गई गवाक्ष। और इसके ऊपर मुझे इस बात की खुशी है कि योगी जी से मुझे अवार्ड मिला ये। क्या बात है, क्या बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, अशोक कौशिक जी ने एक बात छेड़ी है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन उस पर आप बस थोड़ा सा संक्षिप्त बताइए। वो अशोक कौशिक जी कह रहे हैं कि एक दुनिया अजनबी आपका बहुत ही छूने वाला उपन्यास है कि उस पर बात हो सकती है। अब चूंकि समय काफी हो चुका है, लेकिन एक संक्षिप्त में थोड़ा सा उस उपन्यास के बारे में बताइए। दरअसल अशोक कौशिक जी इस समय वो उपन्यास पढ़ रहे हैं मेरा, वो मुझे पता है। ये दरअसल किन्नरों के ऊपर है ये उपन्यास, एक दुनिया अजनबी। हाँ जी, किन्नरों के ऊपर है। और मेरे जीवन में कई किन्नर ऐसे आए जो कि मुझे लगा कि ये वास्तव में इनके ऊपर कुछ लिखने जैसा है। और एक केस मुझे उन्होंने ऐसा सुनाया था जिसमें कि वो किन्नर होके पैदा होती है बच्ची और पिता उसको छोड़ देता है, और उसके बाद में जब वो इन किन्नरों के पास रहती है तो उसका डेवलपमेंट एज ए पूरी फुल फ्लेज लड़की के रूप में हो जाता है। क्या बात, और फिर वो सब लोग उसको बोलते हैं भी अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा वो नहीं है। वो कहती मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी।
तो वो वहीं पे रहती है, फिर उसके किसी एक टीचर से अफेयर्स भी होते हैं, फिर एनी हाउ उसकी आगे कहानी चलती है, लेकिन ये इस तरह की कहानी है। तो अभी अशोक नहीं, जी हम आगे आगे मुझे लग रहा है कि अभी आपके जो उपन्यासों या कथा साहित्य के मुख्य विषय हैं उन पर हम अलग से एक चर्चा रखेंगे। इसमें हम कुछ आपके मित्रों को भी बुलाएंगे, तो उस पर हम अलग से कार्यक्रम कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब समय पर्याप्त हो चुका है, लेकिन बहुत अंत अंत में बस 1 मिनट आप इस कार्यक्रम का समापन एक गीत के 2 पंक्तियों से करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आरंभ चीजें भी गीत से हुआ और इस कार्यक्रम का मैं तो समापन तो नहीं कहूंगा, इस आज के कार्यक्रम को संपन्न करिए आप अपने गीत के 2 पंक्तियों से। बहुत बहुत जी। धन्यवाद डॉक्टर रैना। मैं मेरा पहले तो सभी मित्रों को बहुत मेरा स्नेहमय प्रणाम। माँ वीणा पानी को मैं शत नमन करती हूँ। मैं अपने में कुछ भी नहीं हूँ, बहुत बहुत बड़ी जीरो हूँ, और मुझे इतना सब कुछ अभी भी दे रही हैं बल लिखने के लिए, तो वो माँ वीणा पानी और ईश्वर के अतिरिक्त तो और कोई नहीं हो सकता। मेरे मित्रों की मोहब्बत है मेरे लिए, मोहब्बत बहुत मिली है मुझे जीवन में, तो मेरा मन है कि मैं सबको प्रेम बांट के जाऊं। और मैं 4 पंक्तियों से मैं समापन करती हूँ। किसी का साथ निभाना बहुत जरूरी है, किसी का साथ निभाना बहुत जरूरी है, किसी के काम आ जाना बहुत जरूरी है, कि रंज गम और फितरत से भरी दुनिया में, कि रंज गम और फितरत से भरी दुनिया में, कोई तो ख्वाब सजाना बहुत जरूरी है, कोई तो ख्वाब सजाना बहुत जरूरी है। तो सब ख्वाब सजाते रहें, सबके ख्वाब पूरे होते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर प्रणव भारती जी, आप हमारे साथ आज अहमदाबाद से जुड़ी थी, आपने इतना समय निकाला, मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत रोचक बातचीत हुई और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सूचना भी हम प्राप्त कर चुके हैं आपके इस बातचीत के माध्यम से। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस आज के कार्यक्रम की ये रही कि बहुत सारे मित्र हमारे साथ आज जुड़े अमेरिका से। और अब देखिए डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा में ही जुड़े। मैं तो सर बहुत सारे मित्र जुड़े रहे हमारे साथ, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना समय निकाला। अब देखिए 1 घंटा 22-23 मिनट हो चुके हैं। मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। थैंक जी यू सो मच, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, मेरा बहुत प्रणाम। नमस्कार करता हूँ। नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर अभी हमारे साथ अहमदाबाद से यहाँ पर उपस्थित थी डॉक्टर प्रणव भारती, प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवयित्री, अहमदाबाद से जुड़ी थी। और जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े रहे, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। समय निकाल कर उन्होंने इस मंच के साथ आज सानिध्य बनाया रखा और कार्यक्रम को बहुत रोचक और बहुत ही आकर्षक बनाया। मैं अब आपसे आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति चाहता हूं।